हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए। आज के इस वीडियो में फिजिक्स के 12वें चैप्टर परमाणु का पोस्टमार्टम होने वाला है। आज के इस वीडियो में भैया हम फिजिक्स के 12वें चैप्टर का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये जो लास्ट के 2 से 3 चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटे चैप्टर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भैया क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोग भी अब एकदम दिलो जान से लग जाइए क्योंकि वक्त नहीं है। हम बार बार ये चीज बोलते हैं भाई, हम आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, रात में जाकर ऐसा भैया कंटेंट तैयार करते हैं, सिंपल से सिंपल शब्दों को हम संजो कर रखते हैं ताकि हमारा कितना भी वीक स्टूडेंट हो वो इजली समझ जाए। तो आप भी समय रहते इस बात को समझ जाओ कि भैया अब फालतू का टाइम ना वेस्ट करो, ढंग से दिल लगा करके पढ़ाई करो, क्योंकि आप सबका भैया एक सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए जी जान से लगना पड़ेगा। ठीक है ना। वो तो भैया हम विदाउट एनी कॉस्ट, बिना 1 रुपए लिए आपसे हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेहनत करें, आप भी पढ़ाई करें और MK सर का भैया नाम रोशन करें। है ना, करोगे ना बच्चों? बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिए भैया, परमाणु से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको देखेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, याद रखना। पहला क्वेश्चन आपका है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण या फिर मतलब प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, अब आप कहेंगे शुरू हो गए सर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल है तो भैया इसीलिए बोलते हैं, उतना ज्यादा नहीं होता तो हम नहीं कहते हैं। अगर आप पेपर उठाकर देखो 2022 का उठाओ, चाहे 23 का, चाहे 24 का, या उसके पहले का भी, भैया हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, इतना याद रखना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत बोल देगा या रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक, चलिए समझते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का क्या एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक धातु की क्या कर लिया भैया, जैसे पन्नी ले लिया और उसमें क्या रखा था इन्होंने, स्वर्ण। ठीक, स्वर्ण यानी एक सोने की पन्नी। तो परमाणु की संरचना को समझने के लिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक क्या किया, एक स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कर दिया। अल्फा कणों की क्या किया, बमबारी यानी बौछार कर दिया। और इसके आधार पर इन्होंने क्या है, उस परमाणु से संबंधित कुछ भाई तथ्य प्राप्त किए, इनको कुछ बातें पता चली। इन्होंने जब क्या किया, एक स्वर्ण पन्नी यानी धातु की क्या किया, एक पन्नी ले लिया, उस पे अल्फा कणों की बौछार कराया। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इनको कुछ ऐसी बातें पता चली भैया जिससे क्या है, ये परमाणु की स्ट्रक्चर को समझ सकें। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया, ध्यान से समझना बच्चों। पहला पॉइंट क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए पन्नी को भेद करके क्या है, निकल जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर अधिकांश जो भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। मतलब भैया जैसे ये क्या है बबुआ, कोई परमाणु है, ये क्या है, कोई परमाणु है और इसके बीच में नाभिक है। तो पहला पॉइंट बोल क्या रहा है, पहला पॉइंट ये है, कह रहा है कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए, मान लेते हैं ये क्या है, पूरा परमाणु है, तो यहां पर परमाणु की ही स्ट्रक्चर को इन्होंने समझा। तो जब बौछार किया तो भैया इनको कुछ पॉइंट पता चला कि इन्होंने बताया कि जो अल्फा कण होते हैं, यानी ये बताया कि जो अधिकांश अल्फा कण है बिना पन्नी को मतलब बिना विचलित हुए ऐसे क्या होते हैं भैया, भेदते हुए निकल जाते हैं। तो इससे इनको ये पता चला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खाली होता है, खोखला होता है। पहला पॉइंट पता चल गया। दूसरे पॉइंट में क्या बताया भैया कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित होते हुए गुजरते हैं, जिससे भैया यह पता चला कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। यानी कुछ अल्फा कण क्या होते हैं भैया, कुछ अल्फा कण, एक मिनट देखिए, तो इन्होंने बताया कि जो कुछ अल्फा कण होते हैं
ये क्या है, ऐसे भैया मामूली सा यानी विक्षेपित होते हैं, विचलित होते हैं। तो इस तरह से कुछ अल्फा कण निकल जाते हैं। ठीक है, जिससे ये पता चला भैया कि जो धनात्मक आवेश है, ठीक, वो थोड़ा स्थान घेरता है। तो इससे बच्चों इनको दो तथ्य तो पता चल गया। एक तो भैया क्या बताया कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी को भेदे ऐसे बिना सीधे निकल जाते हैं, और भैया दूसरा बताया कि कुछ विचलित होते हैं, यानी इसके और अगर पास लाएंगे तो भैया ये ऐसे विचलित हो रहे हैं। ठीक है, यानी और नजदीक अगर ले जाओगे तो ये ऐसे विचलित हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद अब तीसरा पॉइंट सुनिएगा कि कुछ अल्फा कण बहुत बड़े कोण के साथ विचलित होते हैं। ठीक, इससे भैया यह पता चलता है कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है और द्रव्यमान है वो परमाणु के अंदर अत्यंत छोटे भाग में केंद्रित होता है। मतलब क्या है कि ये बड़े कोण के साथ होते हैं, और उसके बाद और कणों को अगर बौछार करेंगे भैया तो ये ऐसे ही वापस लौट आएंगे। तो भैया इससे पता चल जाता है बच्चों कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो कहां, एक छोटे से इस वाले भाग में क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, इसी में पूरा इसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। हालांकि भैया नाभिक एक आपका अलग ही चैप्टर है, इसके बाद वाला 13वां चैप्टर, तो उसको हम नाभिक के स्ट्रक्चर को पूरा अलग समझेंगे। यहां केवल इतना जान लीजिए कि जो भाई कुछ अल्फा कण बताया कि बड़े कोण के साथ क्या है, ये भैया पन्नी को भेदे बिना, यानी ये विचलित भाई बहुत बड़े कोण पर विचलित होते हैं, या यूं समझना वापस आ जाते हैं ऐसे। ठीक, तो इससे यह पता चला कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है और धनावेश है इस छोटे वाले भाग में केंद्रित होता है। इसी को नाम दे दिया गया है नाभिक। ठीक, तो ये हो जाता है आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। आई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी हाई स्कूल में मतलब 9th में भी है। ठीक है, तो वहां पर भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी। तो याद रखना कि भैया क्या है, अधिकांश अल्फा कण पन्नी को भेदते हुए सीधे निकल जाते हैं, पहला पॉइंट। इससे पता चला कि ये परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा कि कुछ अल्फा कण क्या है, थोड़ा विचलित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि भैया कि जो धन आवेश होता है वो थोड़ा मतलब छोटा स्थान घेरता है। फिर उसके बाद और जब कुछ अल्फा कण मतलब ऐसे होते हैं जो भाई ये क्या है, अल्फा कण ही है। ये है क्या, तो ये अल्फा कणों की बौछार हो रही है। ठीक, तो भैया कुछ पता चला कि कुछ क्या है बहुत बड़े कोण के साथ विचलित हो रहे हैं, या फिर और सीधे सीधे जब इनको ले जाया गया तो ये वापस लौट आ रहे हैं। इससे ये पता चल गया तीसरा पॉइंट कि जो परमाणु का धनावेश होता है और समस्त द्रव्यमान होता है एक छोटे से भाग में ही निहित होता है, यानी उसी में केंद्रित होता है, और इस छोटे वाले भाग को ही क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भैया ये तो रहा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, और हाँ याद रखना ये क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में पूछता है। ठीक, हो गया ना? तो ये तो रहा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। चलिए भैया अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, वो तो अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत था। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी व्याख्या करना है, साथ में इसकी कमियों का उल्लेख करना है। तो ये तो भैया हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उससे भी ज्यादा इसमें कमियां पूछता है। ठीक है, कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी होती है, तो कमियां ज्यादा पूछता है। तो चलिए भैया सबसे पहले हम देखेंगे रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट कि रदरफोर्ड ने यह बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अभी इस चीज को हमने पहले भी तो समझा भैया। तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया बच्चों, इन्होंने ये बताया कि जैसे ये एटम की स्ट्रक्चर है एक परमाणु की, ठीक, ये एक छोटा सा भाग है। तो इन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट ये बताया कि प्रत्येक परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है, यानी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश जो होता है भैया वो एक छोटे भाग में केंद्रित होता है, और इसी भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? इसी भाग को नाभिक कहते हैं। इसी में परमाणु का क्या होता है? समस्त द्रव्यमान और धनावेश क्या होता है? केंद्रित होता है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा भैया इन्होंने क्या बताया परमाणु मॉडल में कि नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का जो कुल ऋणावेश होता है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। ठीक, तो इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं भैया? इसके चारों ओर जैसे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसी में घूम रहे होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया? घूम रहे होते हैं, याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूम रहे होते हैं। तो यहां पर वही चीज बताया गया है कि जैसे इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक, जिनका कह रहा है कि कुल जो ऋणावेश होता है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये बताया कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब ये क्या है? ये सर्कुलर मोशन करते हैं भैया। ये जैसे मान लेते हैं इसकी एक कक्षा और हम बना देते हैं, इसकी एक कक्षा इस तरह से और बना दिया, तो ये क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षाओं में ही घूमते रहते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, फिर आगे है कि जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मतलब ये जब घूमते रहते हैं तो इनमें अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसके कारण इनका संतुलन बना रहता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे देखा होगा कि भैया कोई मोड़ पे, ठीक है, गाड़ी क्या होती है अचानक से एकदम से भले ही तिरछी हो जाए लेकिन गिरती नहीं है। आप जैसे बाल्टी वगैरह में है या कोई अन्य पात्र है उसमें भाई पानी भर के धागा बांध करके ऐसे ही घुमाओ, ठीक है ना। अभी पुष्पा 2 में मूवी में देखा है ना कि ऐसे चाय को घुमाकर ऐसे ऐसे पुष्पाराज क्या करता है? एक्शन से डांस करता है। तो उसमें क्या है भाई? उल्टा सीधा ऐसे घुमा लेते हैं तो अभिकेंद्रीय बल काम करता है, जिसकी दिशा अंदर की तरफ होती है तो वो गिरने नहीं देता। ठीक है, तो ध्यान समझना। तो ये तो हो जाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आई बात समझ में? रटना नहीं रसगुल्लों। हम हमेशा से बोलते हैं बबुआ रट कर चीजें नहीं तैयार की जा सकती। पहला पॉइंट बताया कि भैया परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश एक छोटे से भाग में निहित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि मतलब नाभिक के चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और जिनका कुल जो ऋणावेश होता है वो नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वृत्तीय कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए भैया क्या होता है इनको, जिसके लिए क्या है कि आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच उपस्थित वैद्युत आकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है इनको। ठीक, तीसरा पॉइंट तो ये होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हम इतना लिखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने बताया था भैया इस चैप्टर में कमी ही है। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख कमियां हैं। इनमें 2 कमी पाई गई। पहला है परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता। यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में भैया क्या है? असमर्थ। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर रदरफोर्ड ने ये देखिए ये तो बता दिया कि जो नाभिक मतलब जो परमाणु होता है उसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। इन्होंने क्या बताया? घूमते रहते हैं। यहां तक तो बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि परमाणु का स्थायित्व कैसे बना रहता है। ठीक, इन्होंने ये बताया, भाई बता दिया कि सभी कक्षाओं में बस घूमते रहते हैं बस। ठीक, अस्थायित्व के बारे में उनका संतुलन कैसे होता है, बैलेंस कैसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो चीज नहीं बताया। तो यहां पर पहली कमी तो यही थी कि परमाणु के अस्थायित्व में की व्याख्या में ये असमर्थ रहे। इन्होंने सही भाई इसके अस्थायित्व की व्याख्या नहीं किया था। ठीक है, देखिए नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में मतलब अभिकेंद्र त्वरण होता है या अभिकेंद्र बल भी लगता है, हमने बताया अभी। ठीक, और विद्युत गतिकी के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक, तो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा।
लगातार क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की निरंतर ऊर्जा कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। ठीक है, मतलब समझिए, जैसे इन्होंने ये बताया कि ये क्या है, परमाणु है, ये धनावेश भाग है, नाभिक है। इन्होंने बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन इन्होंने बताया कि घूमता रहता है, तो भैया इनके अनुसार वैद्युत गतिकी का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक में आकर के गिर जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा निरंतर कम होती चली जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता है। तो भैया पहली कमी तो यही थी, इन्होंने अस्थायित्व के बारे में नहीं बताया। ठीक है, अभी इन्होंने भाई क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमी है वो बोहर-बरी ने उसको सही किया था, तो उन्होंने अपना परमाणु मॉडल नया दिया, उसको भी देखेंगे। तो ये पहली कमी। दूसरी कमी कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा। इन्होंने यानी स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया था। ठीक, अभी इसमें स्पेक्ट्रम हम समझेंगे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तो ये इन्होंने क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी ये असमर्थ रहे। तो इनके परमाणु मॉडल की ये दो प्रमुख कमियां हैं। ठीक है, चलिए भैया इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की व्याख्या करना है। ठीक है, बोहर-बरी का परमाणु मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल, इसी की हम बात कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को सुधारा बोहर-बरी ने। ठीक है, नाम इनका बोहर-बरी है या बोर-बरी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, याद रखना। तो बोहर-बरी का परमाणु मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल कह के आएगा। ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं, याद रखना बच्चों, जितने हम देखते चले आए हैं। देखिए नील बोहर, ठीक, नील्स बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, और भैया इन्होंने क्या किया, 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। यानी इन्होंने क्या किया कि भाई जो परमाणु मॉडल है उसमें 3 पॉइंट इन्होंने बताया। ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट बच्चों कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। देखिए भैया, जैसे इन्होंने ये बताया कि जैसे परमाणु है, तो इन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, और परमाणु में जो भी हमने बताया ना कि इनमें इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में ही घूमते रहते हैं, और इस प्रकार क्या है, प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा की मात्रा है निश्चित होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी इसमें जो ऊर्जा होते हैं ना, जैसे भैया होता है नहीं कि K हो गया, L हो गया, M हो गया, N, तो भैया होता नहीं कि K, L, M, N, तो इस तरह से इनके ये क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में भैया जो होती है उन ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद बबुआ दूसरा पॉइंट क्या बताया, दूसरे पॉइंट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग का जो मान है h/2π का पूर्ण गुणक हो। मतलब इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कह रहा है कि कोणीय संवेग यानी J बराबर जो होता है वो क्या है, h/2π का पूर्ण गुणक होता है। तो J बराबर होता है NH/2π। ठीक है, अब भैया अगर देखें तो हम J बराबर mvr भी लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है कोणीय संवेग के, और बराबर यहां पे NH/2π हो गया। चूंकि अगर मूल कक्षा के लिए निकाल दिया जाए तो n बराबर 1 रख देते हैं मूल कक्षा के लिए, तो फिर आपका जो फार्मूला बन जाता है mvr बराबर ये बन जाएगा h/2π। तो वही कह रहा केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका भैया कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक हो। ठीक है, याद रखना, समझ में आया। तो ये भैया इनका दूसरा पॉइंट था इनके परमाणु मॉडल का। पहले तो ये बताया कि बिना इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जित वही करता है
तो वो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ऊर्जा नष्ट होगी, गिर जाएगा। लेकिन बोहर-बरी ने बताया कि वो बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए ही अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमता ही रहता है, ठीक है। और इनमें यह भी बताया गया कि प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो निश्चित होती है, इन्हीं को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जैसे के, एल, एम, एन, ये अलग अलग कक्षाएं हैं इनकी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट तो बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका जो कोणीय संवेग है h/2 पाई का पूर्ण गुणक हो जाए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट भैया, तीसरा पॉइंट क्या बताया रसगुल्लों, याद रखना कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा की कक्षा में रहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। मतलब समझ में आया। इन्होंने बताया कि जैसे ये हमने बताया अलग अलग कक्षाएं हैं, तो ये बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर से, यानी निम्न से उच्च वाले में जाएगा, निम्न से उच्च वाले में जाएगा तो भैया क्या होता है, ये ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा। लेकिन जब ये अपने से भाई नीचे वाली कक्षा में जाएगा, अपनी कक्षा से नीचे वाली कक्षा में जाएगा तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक। तो यूं कह लें कि इलेक्ट्रॉन का भाई ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण तभी होता है जब वो अपनी कक्षा को छोड़कर या तो उच्च कक्षा में जाए या अपने से निम्न कक्षा में जाए। और इसके लिए भैया ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो फार्मूला क्या हो जाता है, तो हो जाता है डेल्टा E बराबर हो जाता है E2 माइनस E1। यहाँ पे E2 माइनस E1, ये डेल्टा E क्या है, ये संपूर्ण ऊर्जा को दर्शाता है और E2 माइनस E1 यानी ये कक्षाओं की ऊर्जा है, ठीक है। अगर देखें तो E बराबर होता है h न्यू, आपने देखा है इसके पहले वाले चैप्टर में, ठीक। तो डेल्टा E बराबर हम h न्यू लिख सकते हैं और यहाँ पे E2 माइनस E1 ये ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। और यहाँ पर हम भाई एक मिनट इसको या करके अगर हम आवृत्ति जैसे हमको निकालना हो तो यहाँ पे E2 माइनस E1 अपान H, ये इस तरह से भैया हम क्या है आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या है बोहर-बरी के परमाणु मॉडल के कुछ सिद्धांत है, ठीक। तो बोहर-बरी का परमाणु मॉडल समझ में आया। इन्होंने क्या बताया, पहला बताया कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन करे भैया क्या होता है, कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं और इनमें क्या होती है भैया, प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो एक निश्चित मात्रा में होती है जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक हो। तीसरा पॉइंट ये बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन भैया अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा और अपने से अगर निम्न वाले में जाएगा उत्सर्जन करेगा। तो उत्सर्जन और अवशोषण तभी होगा जब अपनी कक्षाओं को वो छोड़ेंगे और उसके लिए भैया ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। उसके लिए क्या ऊर्जा हो जाती है ये, क्योंकि कभी कभार इस पर एक छोटा मोटा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। चलिए रसगुल्लों इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। कि बोहर के परमाणु मॉडल के लिए के आधार पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, ठीक। जैसे यहां पर भाई क्या है, हमने बता दिया कोई परमाणु है, ठीक है। तो कोई परमाणु हो गया, लिखने वाली चीजें कि माना E, M तथा V इलेक्ट्रॉन के आवेश, द्रव्यमान तथा वेग हैं, ठीक। और यह इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है और नाभिक का जो धनावेश है वो Ze है,
ठीक, जैसे यहाँ पे एक नाभिक का धनावेश है जो क्या है भैया, Ze है। ठीक, और इसके अलावा इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो r है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पे है, घूम रहा है और ये वेग से गतिशील है। इतना समझ में आ गया कि माना इलेक्ट्रॉन क्या है, E है और द्रव्यमान m है और v इलेक्ट्रॉन का ये भैया क्या है, वेग है। तो ये सब दर्शा दिया। और नाभिक का जो कुल धनावेश है भैया वो क्या है, Ze है। तो इतना समझ में आ गया भैया। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ दिया है वो चीज हमने दर्शा दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन या E है वो क्या है, एक सर्कुलर मोशन यूं कह ले भाई, गति कर रहा है। नाभिक का यहाँ पे धनावेश है Ze है। ठीक है, इसका वेग v है और त्रिज्या r है। अब एक चीज हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में देखा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो क्या होता है भैया, उसको जो अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है वो वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहां पर अब हम लिखेंगे वही चीज कि जो अभिकेंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्र जो बल होगा बच्चों, जो अभिकेंद्र बल होगा वो किसके, तो वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। वैद्युत आकर्षण बल के बराबर, वैद्युत आकर्षण बल। ठीक, अब देखिए अभिकेंद्र बल जो होता है भैया वो क्या होता है, यानी जब कोई कण वृत्ताकार यानी सर्कुलर मोशन करता है तो उस ऐसे कंडीशन में जो अभिकेंद्रीय बल काम करता है भैया वो होता है mv²/r। और यहाँ पे वैद्युत आकर्षण जो बल होगा वो क्या होता है, यानी कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 का मतलब यहाँ पे समझ लिए Ze है और Q2 का मतलब E है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ze Q1 और Q2 की जगह पे E मान लीजिए r²। ठीक है, तो भैया ये r से एक r कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों, यहाँ पे बच गया mv² बराबर भैया यहाँ पे क्या हो गया, Ze² और नीचे क्या है 4πε0 इंटू एक r बचा हुआ है। अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए रसगुल्लों, क्योंकि इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं अभी तक। अब हम क्या निकालेंगे, कोणीय संवेग। चूंकि जो कोणीय संवेग भाई J बराबर होता क्या है, तो कोणीय संवेग हमने भी देखा कि जो J बराबर होता है n इंटू h/2π। ठीक, तो यहां से अब कोणीय संवेग J बराबर होता है mvr। क्या होता है, mvr अभी हमने देखा, mvr बराबर होता है भैया n इंटू h/2π। ठीक है ना, ये h है याद रखना, इतना। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो लिखेंगे वर्ग करने पर अगर हम वर्ग कर देंगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, m² v² r² हो जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, n² h² और नीचे क्या है 4π²। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4π²। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब भैया क्या है, समीकरण 1 से भाग लगा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से हम भाग लगा देते हैं, तो इसको 1 मिनट यहां पर लिखेंगे भैया, समीकरण 1 से भाग। ठीक है, अब भाग लगा देते हैं भैया, इसमें क्या है, समीकरण 1 का भाग लगा देते हैं, तो ये क्या है, तो यहां पे है m² v² r²। तो m² v² r², इसमें भाग लगाएंगे किसका, इस वाले का। नीचे क्या है mv² बराबर, बच्चों ध्यान से समझिएगा, इधर वाला क्या है पहले ये है n² h², तो यहां पर हो जाएगा n²। ठीक, ये गुणे करके h² और अपान क्या था 4π²। मेन बटा आपका हो जाएगा, और इधर क्या है Ze² अपान क्या है Ze² और अपान ये करके क्या है भैया 4πε0 इंटू r है। ठीक है, इतना है। अब देखते हैं इसमें कटने वाली चीज m और v²। क्या बच गया, यहां बच गया भैया m इंटू r,
ठीक है, स्क्वायर है बराबर है, यही तो बचा है ना कि एक m बचा है r स्क्वायर। और इधर से देखते हैं, काट देते हैं, तो 4 पाई से एक यहाँ पाई कट गया और एक 4 कट गया। ठीक है, अब भाई बचने वाली चीज में अगर देखें n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बचा। ध्यान से समझना, नहीं कुछ भी छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर क्या है भैया, ये पाई बचा है। फिर आप मेन बटा लगाएंगे, नीचे है जेड ई स्क्वायर और अपान क्या है एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब इसी को थोड़ा सही से लिख देते हैं सजाकर, तो m इंटू आर स्क्वायर बराबर, देखिए अब इसको क्या कर देते हैं भैया, देखिए बटे का बटे है, ठीक, तो यहां पर हो जाएगा ये n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और नीचे क्या है पाई है, और ये गुणा करके करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऊपर हो गया और नीचे केवल जेड ई स्क्वायर हो गया। तो एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया। अब क्या कुछ बचा है वो समझना, अब क्या बचा है भैया, ज्यादा कुछ अब बचा है नहीं। तो अब यहां पर m इंटू आर, तो हमको अब क्या है यहां पे बच गया है m इंटू आर बराबर, m इंटू आर बराबर यहां क्या बच गया है, तो n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एप्सिलॉन भी है, एप्सिलॉन, ठीक, एप्सिलॉन नॉट भी है, और नीचे क्या बच गया है, तो ये बच गया है भैया पाई, ठीक, क्या बचा है पाई बच गया है इंटू जेड ई स्क्वायर, तो पाई इंटू क्या है जेड ई स्क्वायर। तो हमको चाहिए था आर बराबर, तो आर बराबर हमको त्रिज्या चाहिए था भैया, तो हम लिखेंगे भैया आर बराबर, अब यहां पर भैया आपका दे एन स्क्वायर हो गया और कोष्ठक में पूरा क्या बचा, यहां पर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट और अपान ये नीचे एम इधर चला जाएगा तो एम इंटू पाई हो गया और ये जेड ई स्क्वायर हो गया। यही क्या हो जाएगा भैया, त्रिज्या के बराबर फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर, या यूं कह लें कि जो त्रिज्या होती है वो n, ठीक, यानी nवीं कक्षा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आपका मेन जो फार्मूला है वो r बराबर यही फार्मूला आ जाएगा। यही हमको निकालना था। क्या निकालना था, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या निकालना था। तो भैया nवीं कक्षा की त्रिज्या हमने निकाल दिया। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है बट इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, जितना आप समझ रहे हैं। चलिए जल्दी बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब उसके बाद अब हम देखते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहेंगे। और वो भी भैया ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर का? 5 नंबर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र आपको लिखना है, ठीक। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणियां होती हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन सभी श्रेणियों के लिए फार्मूला तरंग दैर्ध्य का क्या है, सूत्र आपको निकालना है, ठीक है। देखना भैया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की जो व्याख्या है वो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार होती है। और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनिक अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा है वो निम्न सूत्र द्वारा दर्शाई जाएगी। अब वो फार्मूला क्या है भैया, वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। nवीं कक्षा की जो ऊर्जा है En बराबर होता है बच्चों माइनस का RH इंटू सी अपान n स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अब यहां पे ध्यान देना, यही फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम सभी ऊर्जा स्तरों को दर्शाएंगे। एन क्या है, nवीं कक्षा की ऊर्जा है, आर क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, सी क्या है, प्रकाश की चाल है, एन क्या है, कक्षा को दर्शाता है, ठीक, क्वांटम संख्या है, एन क्या है, क्वांटम संख्या, ठीक, याद रखना। जहां पे भैया जो एन है ये क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या यहाँ पे दिया रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके,
ठीक है ना। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब देखते हैं बच्चों, हम देख लेते हैं कि सभी श्रेणियां, अब इस फिगर में आप गौर से देखिएगा, इस फिगर में आपको अगर देखेंगे तो भैया आपको बहुत सारी श्रेणियां दिखाई पड़ रही हैं। पहला है लाइमन, दूसरा है बामर श्रेणी, तीसरा है पाषाण श्रेणी या पाषाण बोलते हैं, चौथा है ब्रैकेट और पांचवा है फुंड श्रेणी। तो लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड, ये क्या है, श्रेणियां होती हैं। और जहां भी जिस ये कक्षा को दर्शा रहा है n बराबर 1 है, यहां पर n बराबर क्या है 2 है, और यहां पर n बराबर क्या है 3 है, ये n बराबर 4 ऐसे करके। तो पहले वाली n बराबर 1 के लिए जो ऊर्जा हो जाएगी En, वो हो जाएगी यानी E1 बराबर क्या हो जाएगी माइनस का 13.6 अपान n स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। माइनस 13.6 कहाँ से आया, जो अभी आपने देखा है रेडबर्ग नियतांक R का मान, H का मान, C का मान रखेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक इसी तरह दूसरी कक्षा के लिए जो हो जाएगा भैया वो E2 बराबर हो जाएगा माइनस का 13.6 अपान ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह तीसरे वाले के लिए E3 बराबर कर देंगे तो माइनस का 13.6 अपान 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए भैया इसी तरह से E4 का हो जाएगा माइनस का 13.6 अपान ये 4 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे करके जाएगा, बाकी एक में तो ये लास्ट वाले जो रहेगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये इनकी ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है। अब सभी श्रेणियों को हम एक एक करके अच्छे से समझते चलते हैं। तो सबसे पहले भैया हम लिखेंगे क्या चीज, लाइमन श्रेणी। क्या है, लाइमन श्रेणी। ठीक, लाइमन श्रेणी होती क्या है, जब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो जो श्रेणी बनती है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया हमें क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न यानी पहले वाली कक्षा में n बराबर 1 वाले में आ जाए तो जो श्रेणी बनेगी लाइमन श्रेणी, तभी तो कह रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से ठीक है, यानी प्रथम ऊर्जा स्तर में आए, प्रथम ऊर्जा स्तर यानी n बराबर पहले में आए तो जो श्रेणी बनती है उससे क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। लाइमन श्रेणी कहते हैं, ठीक है, उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं भैया। और इसके लिए जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होगा वो 1 अपान लेमडा बराबर होता है R, और फार्मूले में भैया 1 अपान यहाँ n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, ये फार्मूला। बट यहाँ पे ध्यान देना ये n1 के स्थान पे हम एक ही रखेंगे क्योंकि पहले वाले के लिए भैया कह रहा है, तो इसलिए 1 अपान जो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 1 अपान ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान यहाँ पे ये n2 का ही स्क्वायर। अब यहाँ पे जो n2 का मान होगा ना बच्चों वो 2, 3, 4 यानी यहाँ से शुरू होगा, पहले को छोड़ करके, याद रखना बबुआ। तो यही क्या हो जाता है, लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, याद रखना लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का फार्मूला। अब इसके अलावा भैया एक क्वेश्चन जो पूछता है बहुविकल्पी में कि लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग में बनती है, तो भैया लिखेंगे कि लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के जो पट्टी होती है स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में बनती है। किसमें, पराबैंगनी भाग, ठीक, यानी यूवी भाग में, पराबैंगनी भाग में बनती है। ठीक है, में बनती है, याद रखना। ठीक,
ये इतना आपको याद रखना है लाइमन श्रेणी के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछेगा लाइमन श्रेणी के लिए पूछ लेगा, याद रखना आपका n1 से भैया यहां पे बोलेगा पहली कक्षा के लिए, इसलिए 1 का स्क्वायर, क्योंकि लाइमन यही है कि जिसमें उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन nv यानी n बराबर पहली ऊर्जा स्तर में आएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। हो गया भैया। अब इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से हम देखिए किसका निकालेंगे, बामर श्रेणी का, ठीक है। सबका निकालेंगे बबुआ इसी तरह से, ठीक। इसी तरह से कुछ नया नहीं होगा। अब दूसरा निकालेंगे बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी हो गया, अब हम बामर श्रेणी निकालेंगे। तो बामर श्रेणी क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर भैया 2 यानी दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा तो जो श्रेणी बनेगी वो है बामर श्रेणी। तो यहां पर लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे बबुआ, कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से, ठीक है, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, में आता है, ठीक है, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है अर्थात n बराबर 2 में, ठीक है, आता है तो बामर श्रेणी बनती है। तो बामर श्रेणी बनती है, अर्थात जो श्रेणी बनती है उसे बामर श्रेणी कहते हैं या बामर श्रेणी बनती है। और इसके लिए भैया जो फार्मूला होता है तरंग दैर्ध्य का 1/λ बराबर हो जाता है r, ये रिडबर्ग नियतांक रहेगा, ये 1 अब की बार भैया यहां पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी कक्षा के लिए /1 माइनस यहाँ n2 का स्क्वायर। अब यहां पर जो n2 होगा वो n2 यानी ये मान अब 3 से शुरू होगा, 3 से, जैसे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश डैश करके याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज, ये हो जाएगा आपका बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का फार्मूला। अब पूछेगा कि बामर श्रेणी, ठीक है, स्पेक्ट्रम के किस भाग में बनती है, तो लिखेंगे कि जो यह श्रेणी अर्थात जो बामर श्रेणी है ये क्या है, ये दृश्य भाग में बनती है, दृश्य भाग में बनती है, ठीक। बामर श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में बनती है। समझ में आ गया, आसान है, फार्मूला सेम रहेगा भैया। श्रेणी क्रम से याद रखना बस कि लाइमन है, बामर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, फुंड है, क्रम से याद रखोगे तभी यहां पर नंबर आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा बामर श्रेणी। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बामर श्रेणी। अब भैया हम देखिए बामर श्रेणी हो गया, अब आ जाते हैं ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट नहीं बल्कि पास्चन, तीसरा है। अब तीसरा है, तीसरा क्या है भैया, ये तीसरा है पास्चन श्रेणी, पास्चन या पासन लिखा होता है कहीं कहीं, पास्चन श्रेणी। अब पास्चन श्रेणी क्या है, इसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से भैया तीसरे ऊर्जा स्तर में, देखो आ रहा है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बबुआ, कि जब इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से, ठीक है भाई, तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तीसरे ऊर्जा, तीसरे ऊर्जा, ठीक है, स्तर यानी n बराबर 3 में आता है, तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो पास्चन श्रेणी, पास्चन श्रेणी बनती है, ठीक है। कौन सी श्रेणी बनती है, पास्चन श्रेणी। अब पास्चन श्रेणी के लिए भैया जो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला होगा 1/λ बराबर बच्चों r, और भैया यहां पे हो जाएगा 1/, अब की बार बबुआ 3 स्क्वायर, अब तो समझ गए होंगे कहानी, और माइनस का 1/, यहां पे तो n2 का स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा, क्योंकि फार्मूला ही होता है 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ n1 की जगह हर जगह तो 1 2 3 ये बढ़ता जाएगा, बाकी यहाँ पर जो अब की बार यहाँ जो n2 का मान होगा वो कहाँ से 3 हो गया है, तो ये 4 से 4 5 6 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया किसके लिए, तो हो जाएगा बबुआ पास्चन श्रेणी के लिए
तरंगदैर्ध्य का फार्मूला। अब पूछ ले कि पाश्चन श्रेणी कहाँ बनता है, तो ये क्या है, तो पाश्चन श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग में बनता है, तो पाश्चन श्रेणी किस भाग में, अवरक्त भाग में बनता है। ठीक, बहुविकल्पी में पूछता है, अवरक्त भाग में ठीक बनती है। ठीक है, ये जो श्रेणी है अवरक्त भाग में बनती है। आई बात समझ में? चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब आते हैं भैया नेक्स्ट। ठीक है, ये पाश्चन श्रेणी हो गया। अब बचा क्या है, ब्रैकेट श्रेणी बन गया है। ब्रैकेट श्रेणी बन गया है तो भैया आप तो कहानी समझ गए होंगे ना कि हम अभी तक करते क्या आए हैं। लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाश्चन हो गया, ब्रैकेट आ गया। तो ब्रैकेट श्रेणी आ गया भैया, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। अब ब्रैकेट श्रेणी क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर देखिए 4 चौथी ऊर्जा स्तर में आ जाए। ठीक है, तो जो श्रेणी बनेगी वो ब्रैकेट। तो लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से चौथी ऊर्जा स्तर में, चौथी ऊर्जा स्तर, ठीक, अर्थात n बराबर भैया 4 ऊर्जा स्तर में आता है तो ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट जो श्रेणी होती है, ब्रैकेट श्रेणी बनती है। कौन सी श्रेणी बनती है भैया, ब्रैकेट श्रेणी बनती है। अब ब्रैकेट श्रेणी के लिए जो फार्मूला हो जाएगा भैया आपका 1/λ बराबर r हो जाएगा बच्चों, और 1 अब की बार यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 1 ये n2 का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा ब्रैकेट श्रेणी के लिए तरंगदैर्ध्य का फार्मूला। अब जो n का मान यहाँ से रखेंगे n2 का, अब वो भाई कितने नंबर से, क्योंकि 4 तो यही है, तो 5 6 7 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, आगे ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, और पूछ लेगा अब कि ब्रैकेट श्रेणी किस भाग में बनती है, तो ये भी भैया किस भाग में, अवरक्त भाग में ये भी बनती है। याद रखना, अवरक्त भाग में बनती है। ठीक है, किस भाग में बनती है, अवरक्त भाग में। तो जो आपकी ब्रैकेट श्रेणी होगा ये अवरक्त भाग में बनेगा। ठीक है, और पाश्चन भी अवरक्त भाग में ही बना था, आपने देखा है। ठीक, अब अगली है फुंड श्रेणी, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब हम निकालेंगे अगला। ठीक, अगला है, अब तो समझ में आ गया होगा, है ना रसगुल्लो। अगला क्या है बबुआ, अब आपका जो है भैया कौन सी श्रेणी है, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। पांचवा है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी कौन सा श्रेणी, फुंड श्रेणी। अब भैया इसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवी ऊर्जा स्तर में, पांचवी ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 5 में आता है या प्रवेश करता है तो फुंड श्रेणी बनती है। कौन सी, फुंड श्रेणी बनती है। ठीक है, फुंड श्रेणी बनती है। अब इसके लिए भैया जो तरंगदैर्ध्य का फार्मूला होगा 1/λ बराबर ये r हो जाएगा, और कोष्ठक में 1 अब की बार भैया 5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला फुंड श्रेणी के तरंगदैर्ध्य के लिए। अब यहां से अब की बार भैया समझ गए होंगे कि n का मान अब जो होगा वो 6 7 ऐसे करके जाएगा आगे तक। ठीक है, अगर ये भी पूछ लिया जाए किस भाग में बनती है, तो फुंड श्रेणी भी अवरक्त भाग में ही बनती है, अवरक्त भाग में। यानी ये भी स्पेक्ट्रम के किस भाग में बनती है, तो अवरक्त भाग में बन जाती है। तो ये तो रहा लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुँचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।